प्रश्नों को देखेंगे तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। परमाणु के नाभिक में मूल कण क्या उपस्थित होते हैं। परमाणु का जो नाभिक होता है, किसी भी परमाणु का नाभिक, उसमें हमारा होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन के बाहरी कक्षाओं पर चक्कर लगाता है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारा नाभिक में होता है। तो हम लिखेंगे परमाणु के नाभिक में मूल कण क्या होता है उपस्थित, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में P2O5 में फास्फोरस की संयोजकता कितनी है। P2O5 में रुको यार, परमाणुओं की संयोजकता कितनी होती है। P2O5 में परमाणुओं की संयोजकता कितनी होती है। P2O5 में फास्फोरस मतलब P की संयोजकता कितनी होती है। तो हमने बताया कि देखिए P मतलब फास्फोरस P हमने बताया P2O5 में। अब देखिए इसकी संयोजकता यहाँ होता है और वो की संयोजकता यहाँ होती है, तो P की संयोजकता कितनी हो जाएगी 5। यह M3PO4 में धातु M की संयोजकता कितनी होती है। तो इसकी M की संयोजकता बता रहे हैं कि इसकी भी संयोजकता यहाँ होगा और इसकी संयोजकता यहाँ होगा। तो हमारा M की संयोजकता कितनी हो जाएगी, M की संयोजकता देखिए कितनी हो जाएगी 2, ठीक ना। देखिए 2 है। संघनित जल वाष्प क्या है। संघनित जल जो वर्षा का जल होता है इसको हम संघनित जल कहते हैं। परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है। परिवर्ती संयोजकता हमारा Fp हमारा परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है। सबसे हल्की गैस क्या हो। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होता है, उसके बाद हीलियम प्राकृतिक गैस होता है। जब एग्जाम में आएगा तो आप लोग लिखेंगे कि हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस होता है। किस विटामिन की कमी से रुधिर का थक्का बनना प्रभावित हो जाता है। पर रुधिर का थक्का किस विटामिन की कमी से रुधिर का थक्का नहीं बनता है, ठीक ना। तो हमारा विटामिन के, ठीक ना, विटामिन के। तो प्रश्न नंबर 8 है फलों का कैसे विकास होता है, ठीक ना। अंडाशय द्वारा। अंडाशय में फल का विकास होता है। जड़ों का विकास कैसे होता है, मूलांकुर द्वारा। जैसे कोई भी बीज जब जमता है उसमें से मूलांकुर और प्रारंकुर निकलते हैं। तो ये जो है नीचे जो होता है मूलांकुर, इससे जो है जड़ बनता है, और जो प्रारंकुर होता है इससे तना का निर्माण होता है, ठीक। तो जड़ों का विकास मूलांकुर से होता है, मूलांकुर से। पत्तियों में भोजन किस रूप में एकत्रित होता है। पत्ती में जो पत्ती होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान जब पौधे में भोजन बनता है तो वह स्टार्च के रूप में एकत्रित होता है। स्टार्च के रूप में एकत्रित होता है। पत्तियों में जो भोजन बनता है वह स्टार्च के रूप में एकत्रित होता है। आमाशय में स्रावित होता है। आमाशय में क्या स्रावित होता है। देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है, ठीक है, जो कि भोजन में जो हमारे कीटाणु होते हैं उनको ये मारने का काम करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखा भी मिल सकता है परीक्षा में, या HCl भी लिखा मिल सकता है। या तो ऐसे रहेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक बचता आपको HCl के रूप में ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है। कीटभक्षी पौधे किस भूमि पर पाए जाते हैं। अब देखिए कीटभक्षी पौधे क्या होते हैं, ये जो है ये इस तरह का पौधा होता है जहां पर नाइट्रोजन की कमी होता है, तो ये पौधे वहां पर उगते हैं। और जैसे ही इस पौधे पर कीट पतंगे आकर के इस पत्ती पर बैठता है, ये जो ढक्कन होता है बंद हो जाता है। अंत में इसमें जो कीट पतंगे होते हैं संकल के मर जाते हैं। कीटभक्षी पौधे किस भूमि पर पाए जाते हैं। तो जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है, जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है वहां पाए जाते हैं। लार में कौन सी एंजाइम पाई जाती है। हमारे मुंह में जो लार है उसमें कौन सी एंजाइम पाई जाती है। तो लार में टायरिन एंजाइम पाया जाता है। हमारे मुंह में टायरिन एंजाइम पाया जाता है। पित्तरस स्रावित होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पित्तरस
मैंने पित्तरस कहाँ पाया जाता है? तो यकृत से। पित्तरस स्रावित होता है हमारे यकृत से स्रावित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 15 में श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है? श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है? देखिए हमारे ब्लड दो प्रकार के होते हैं, ठीक ना, श्वेत कणिका, ठीक ना, और दूसरा लाल रक्त कणिका। तो श्वेत वाला जो काम करता है यह हमारे शरीर की रक्षा करता है, ठीक ना, रोगों से रक्षा करने का काम करता है। और दूसरा जो है लाल रुधिर कणिका है, यह हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक भोजन पहुंचाने का काम करता है, ठीक ना, हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक क्या करता है? भोजन पहुंचाने का काम करता है, ठीक ना, भोजन या ऑक्सीजन सब पहुंचाने का काम हमारा लाल रुधिर कणिका करता है। और श्वेत वाला हमारी रक्षा करता है, रोगों से रक्षा करता है, इसलिए यह हमारा रक्षा करने का काम करता है, यह हमारा विभिन्न भागों तक भोजन पहुंचाने का काम करता है। तो रोगों से रक्षा करने का काम करता है, रोगों से शरीर की रक्षा करने का काम कौन करता है? श्वेत रुधिर कणिका। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? कोष्ठक भी कहते हैं कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक या कितने कक्ष पाए जाते हैं? 4। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? 4। मेढक में कितने पाए जाते हैं? 3। चलिए प्रश्न नंबर 17 आइए। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है जो सभी को दे सकता है? तो हमारा वो जो है सर्वदाता रक्त समूह है, वो हमारा सर्वदाता रक्त समूह है। हमारे रक्त कितने प्रकार के होते हैं? रक्त वर्ग समूह कितने होते हैं? 4 होते हैं, ए बी और ओ। ए बी हमारा जो है सर्वग्राही होता है, या किसी का भी ले सकता है, और जो है सर्वदाता होता है, ठीक ना। ये हमारे 4 रक्त समूह है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ए बी और ओ। ए बी हमारा किसी का भी रक्त ले सकता है, चाहे इसका किसी का भी ले लेगा, सबका ही ले लेगा, ठीक ना, और वो सबको दे सकता है। वो जो है सबको देने का काम करता है, इसलिए ओ को सर्वदाता कहा जाता है और ए बी को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। अब आइए रुधिर का थक्का जमाने में सहायक है। देखिए प्लेटलेट से रुधिर का थक्का जमाने में सहायक है हमारा प्लेटलेट। रुधिर का थक्का जमाने में सहायक प्लेटलेट्स है। यदि विटामिन की बात आए तो विटामिन के की कमी से रुधिर थक्का नहीं जमता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आएगा जब ए बी सी डी के विटामिन नाम आए तो उसमें वहां प्लेटलेट होता है। इस ब्लड ग्रुप में प्रत्यक्षी नहीं पाए जाते हैं, तो ए बी में आपकी प्रत्यक्षी नहीं पाए जाते। सबसे रुधिर वर्ग में प्रतिजन अनुपस्थित रहता है, इससे रुधिर वर्ग में प्रतिरक्षी रहता है, तो हम लिखेंगे ओ में। सरसों के पुष्प में कितने पुंकेसर या नरजनन पाए जाते हैं? सरसों के पुष्प में कितने पुंकेसर या नरजनन पाए जाते हैं? तो मान लीजिए हमारा सरसों है, सरसों का एक पौधा है, इसमें हमारा 6 ठो पाए जाते हैं, ठीक ना, हमारे 6 पुंकेसर पाए जाते हैं, ठीक। अब यही हमारा 6 ये पुंकेसर है, ठीक ना, इसको हम नरजनन कहते हैं। 3 और 3 मिलाकर कुल कितने हो गए? 6 पुंकेसर। तो सरसों में कुल 6 पुंकेसर पाए जाते हैं और एक स्त्री केसर होता है, इसको हम वर्तिका करते हैं। इस स्त्री के अंदर यहाँ अंडाशय का काम होता है, अंडाशय। हाँ, अब आइए, तो सरसों के पुष्प में कितने पुंकेसर होते हैं? कुल 6 पुंकेसर होते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न। किसकी कमी से घेंघा रोग होता है? देखते हैं कि एक गला जो फूल जाता है, और वह कौन सी बीमारी होता है जो गला फूल जाता है और उस व्यक्ति को क्या होता है? घेंघा रोग हो जाता है, ठीक ना। घेंघा रोग में गला फूला होता है तो आयोडीन की कमी होती है, नमक में जो आयोडीन मिला होता है। एनीमिया रोग किस तत्व की कमी से होता है? एनीमिया में क्या होता है? शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, शरीर पीलापन हो जाता है
और जब 9 पॉइंट से कम उसके ब्लड आता है तब उसको एनीमिया हो जाता है। तो किसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है? लोहा की कमी से। लोहा की कमी से आपको लोहा भी लिखा मिल सकता है, ऐसे Fe भी लिखा मिल सकता है, चाहे लिखा हो। अगर लोहा लिखा तो ठीक है, नहीं तो Fe लिखा रहेगा तो भी ठीक है। आयरन भी लिखा मिल सकता है, ठीक है। पीलिया रोग शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो यकृत या लीवर कर सकते हैं, यकृत या लीवर कह सकते हैं कि पीलिया हमारा यकृत से संबंधित है। सिरकोना के किस भाग से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है? तो छाल से। सिरकोना के किस भाग से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है? तो सिरकोना के छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। या पूछ सकता है आपसे कि किसकी छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है? तो आप लिख देंगे सिरकोना की छाल से, ठीक। आपके परीक्षा में आ जाएगा कि सिरकोना के किस भाग से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है? तो सिरकोना के छाल से। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने की औषधि क्या है? क्लोरोक्वीन। देखिए क्लोरोक्वीन क्या है कि जो मलेरिया जब किसी को हो जाता है उसको क्लोरोक्वीन दवा दी जाती है, या औषधि उसको दी जाती है ताकि उसकी मलेरिया की परजीवी उसका नष्ट हो जाए, ठीक है। क्लोरोक्वीन, ठीक है। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने की औषधि क्या है? क्लोरोक्वीन है। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने की औषधि आपका क्लोरोक्वीन है। सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहते हैं? माने सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहते हैं? वायरस को। वायरस को हम सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। ये वायरस जैसे ही निर्जीव पड़ा रहता है और सजीव के टच में आता है और यह जीवित हो जाता है, आपस जनसंख्या बढ़ना चालू करते हैं, इसलिए इनको हम वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग अक्सर परीक्षाओं में आ जाता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया है। तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। पेनिसिलिन की खोज किसने किया है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है, ठीक। इस तरह से जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं इसको बढ़िया से आप लोग तैयार कर लीजिए, तैयारी करिए और परीक्षा को अच्छे नंबरों से निकालिए। थैंक यू वेरी मच।